यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसमें सबसे डिफरेंट चीज इस बार ये हुई है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपसे सर्विस प्रेफरेंसेस प्री के साथ ही मांगी जा रही हैं, जो कि जनरली मेंस टाइम पे आपसे फिल करवाई जाती थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे और कौन सी सर्विस प्रेफरेंसेस आपको ऊपर रखनी है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यूपीएससी में टॉप 5 पोस्ट जो जनरली सारे के सारे कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, मेजोरिटी ऑफ दिस कैंडिडेट क्यों सेलेक्ट करते हैं, किस वजह से सेलेक्ट करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग 5 यूपीएससी मेंस एंड 3 यूपीएससी इंटरव्यूज। देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी 23 पोस्ट दी गई हैं, मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। जनरली हमें नहीं पता चलता है कि किस पोस्ट की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम कई बार अपने हिसाब से सर्च भी नहीं करते। तो आज हम इसमें सारे पोस्ट के बारे में देखेंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि किसी भी पोस्ट को आप क्यों ऊपर नीचे रख रहे हैं। और मैं भी बताऊंगा, जैसे मैंने जब अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरता था तो मैं क्या रखता था, क्यों रखता था, और किसको ऊपर आपको भी रखना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जैसे ये जो आपका यूपीएससी फॉर्म में दिया हुआ है, दीज आर द पोस्ट व्हिच यू हैव, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, फॉरेन पुलिस, ऑडिट, अकाउंट, ये सारी हम देखेंगे। टोटल देयर आर 23 पोस्ट जो कि इसमें भरी जाएंगी। 23 सर्विसेज हैं। अब देखो, यूपीएससी में मेन एरिया जो ऑफिसर्स के सर्विंग का रहता है, नंबर 1 गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप सर्व करते हैं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हमारे आ जाती हैं अलग अलग एरियाज में भी। जैसे आप आईएएस में भी सर्व करते हैं, ठीक है, या फिर डिफेंस में भी आता है, रेलवेज में भी आता है। तो ये एक एरिया रहता है गवर्नेंस का। नंबर 2 लॉ एनफोर्समेंट का भी रहता है, जैसे कि जिसमें आईपीएस भी आपका आता है, या फिर रेलवे पुलिस वाली भी इसमें रहती है, कैंटोनमेंट बोर्ड वाली भी रहती है। या फिर एक थर्ड एरिया रहता है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल मैनेजमेंट। तो इसमें आईआरएस वाली जो हमारी सर्विसेज हैं, कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, जीएसटी जब भी हो गया है कस्टम वाला, तो मतलब पैरेलली तो ये आपकी पोस्ट रहेंगी। तो उसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कुछ अकाउंट्स वाली सर्विसेज भी रहती हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। ये मेजर एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड रेवेन्यू, क्योंकि यही 3 मेन हमारे काम रहते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इनके क्या रोल रहता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आपको पता ही रहता है कि सबसे मेन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजेरियल सिविल सर्विसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट आपने सुनी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट आपने सुनी है। तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके काम चल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है, वो सारा का सारा जिम्मा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के पास ही होता है, ठीक है। तो उनके पास जुडिशियल पावर भी कई बार देखने को मिलती है। और आपको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग जो भी सरकार लेके आती है वो भी देखने हैं। और स्टेट और सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के रोल भी आपको दिए जाते हैं। आईएएस लेवल पे जब आप प्रमोट होंगे तो ये भी आपको मिलेंगे। तो यानी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन, दोनों ही रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो है वो उनके पास मेजरली देखे जाते हैं। जनरली आईएएस पोस्ट वाले ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको हेड करते हैं। मिनिस्ट्रीज में भी एड और एडवाइस करते हैं मिनिस्टर्स को भी, जैसे हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो एड और एडवाइस करता है आपका गवर्नर को। तो वैसे ही इनके पास रहते हैं आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन बनाना बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो मेजरली एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजेरियल, लॉ एंड ऑर्डर। कई बार हमें लॉ एंड ऑर्डर आईपीएस और आईएएस के बीच में बिल्कुल सेपरेटली भी देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल जहां पे कमिश्नरेट सिस्टम होता है वहां पे अलग अलग रोल्स रहते हैं। काफी इंडिपेंडेंस रहती है आईपीएस के पास, बट वो इंडिपेंडेंस नॉर्मली नहीं रहती। और आपका आईएएस है जिनको मेन अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और जो आईपीएस है वो भी उनके अंडर ही सर्व करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड यहाँ पे जो दिया हुआ है आईएएस के बाद, वो है आपका इंडियन फॉरेन सर्विसेज। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है फॉरेन सर्विसेज, तो इंडिया के जितने भी फॉरेन रिलेशंस हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो पोस्ट करे जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में। जो इंडियन एम्बेसीज होती हैं, कमिश्नरेट्स, कमिश्नर्स होते हैं, हाई कमिश्नर्स, तो वो यहाँ पे इनकी जो जॉब्स हैं वो हमारे आईएफएस के थ्रू आपकी आती हैं। अब मेजर जिस भी कंट्री में आप पोस्ट है उनके साथ इंडिया के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना, ट्रेड रिलेशंस को देखना, ट्रीटीज को देखना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिप्लोमेट्स की ही आती हैं। इंडिया को आप बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसी, कमिश्नर, कंसुलेट, परमानेंट कमीशंस में भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रीटी एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन रिलेशन को हैंडल करते हैं। दीज आर द कॉमन थिंग, ठीक है। तो ये आपका एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आपका आता है। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो वो हमारे देश के बाहर के देशों के साथ जो रिलेशन है
उनको बनाना, सुदृढ़ बनाना, मेंटेन करना उसमें रहता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हमारे ऑफिसर जो हैं वो कंपैरेटिवली नंबर में थोड़े से कम रहते हैं एज कंपेयर टू इफ वी सी यूएस, चाइना, तो ये थोड़ा सा रहेगा। नेक्स्ट हमारा इसमें रहता है थर्ड इज आईपीएस। आईपीएस आप सब लोगों ने सुना भी होगा, आप काफी फैमिलियर भी होंगे। यहाँ पे जैसे आपने सुनते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, डीएसपी, तो शुरुआत में आपको अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देके लेटर ऑन आपको एसपी की पोस्ट भी दी जाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ईयर ऑफ सर्विस के बाद आपको अलग अलग सर्विसेज में भेजा जाता है, और ये डिपेंड करेगा, स्टेट लेवल पे ही डिपेंड करेगा। तो इसको हम देख सकते हैं कि पुलिस की या लॉ एंड ऑर्डर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका आईपीएस के पास होता है। तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, या इंटरनल जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आईपीएस के पास होती है। लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है तो सारा का सारा काम यहीं पे, ये एक कोऑर्डिनेशन बनाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके अलावा जैसे जो हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे कि सीबीआई है, आईबी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वहां पे भी आईपीएस ऑफिसर जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशन को लीड भी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, पब्लिक सेफ्टी, तो मेनली लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इसमें एक कंबाइंड रोल रहता है आईपीएस सर्विसेज का। ठीक है, तो ये पुलिस सर्विस हो गया है। अभी तक हमने तीन मेजर सर्विसेज देख ली हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, और यही तीन मेजर टॉप प्रेफरेंसेस होती हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की। कईयों की आईपीएस ऊपर होगा, किसी का आईएफएस ऊपर होगा, किसी का आईएएस ऊपर होगा। दैट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट कि आप किस एरिया में सर्व करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, उस वो आपको खुद ही डेवलप करनी है और खुद ही समझना है, कुछ बायसनेस नहीं रहते, आप अपने हिसाब से जो भी चाहते हैं उसमें सर्व करें। ठीक है, तो ये तीन रोल मैंने बता दिए हैं। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। तो ये नाम ही है ऑडिट एंड अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारा रहता है उनके साथ यहाँ पे काम करते हैं, कैग के साथ काम करते हैं। आर्टिकल 148 जो हमारे संविधान जिसमें कैग बनाया गया है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनके अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, पीएसयूज हैं उनके अकाउंट को ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अकाउंट को आप ऑडिट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि फाइनेंशियल उसमें है आप, तो एडवाइजरी फंक्शन भी आपके पास रहता है। ठीक है, अकाउंटिंग, एडवाइजरी, फाइनेंशियल इसमें आपका रहेगा। तो ऑडिट वगैरह करना, कंप्लायंस ऑडिट, फाइनेंशियल गवर्नेंस, बेसिकली फाइनेंशियल एरिया में, फाइनेंशियल गवर्नेंस के एरिया में कैग एंड ऑडिट एंड अकाउंट की सर्विसेज आपका काम करती हैं। ठीक है, अगेन ग्रुप ए सर्विसेज ज्यादातर ग्रुप ए ही हैं, कुछ सर्विसेज ग्रुप बी भी हैं, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ये सिविल अकाउंट है। यहाँ पे आपका जो मेन रोल रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहता है। तो यहाँ पे आप जो प्रिपेयर करते हो, ठीक है, प्रिपरेशन, ऑडिट नहीं, यहाँ पे प्रिपरेशन है यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स का, मैनेज करना, पेमेंट, रिसीट्स, बजट वगैरह जो आपका रहता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहती है, यानी बिफोर दैट, मतलब बिफोर एक्सपेंडिचर, और वो और आफ्टर एक्सपेंडिचर आपका रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट, तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल पॉलिसीज भी बनाएंगे, इंटरनल ऑडिट भी करते हैं, फाइनेंशियल रूल्स बनाते हैं, विद इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स आप वर्क करते हैं। तो ये आपका हो जाता है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के रोल। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू सी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, जैसे नाम से ही आपको दिख रहा है कॉर्पोरेट लॉ, आप पढ़ते ही हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी गवर्नेंस को देखने के लिए हमारे पास है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। तो देखिए जितनी भी कंपनीज हैं, क्या वो कंपनीज एक्ट से कंप्लाई कर रही हैं या और जो हमारे रेलेवेंट स्टैट्यूट है उनसे कंप्लाई कर रही हैं, तो इन सारी चीजों को देखने के लिए हमारे पास ये सर्विसेज होती हैं। तो मेनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उनको उसमें वहां पे अगर कोई फ्रॉड होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, ये सारी चीजें देखना। ठीक है, तो इसमें आप वर्क करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमओसीए, इसके अंदर आप देखते हैं, और मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंडर भी जैसे रहता है एनक्लैट जो हमारा रहता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो उनमें आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे मेनली कॉर्पोरेट लॉ। तो ये जनरली अर्बन एरियाज में ही रहती हैं आपकी, और अगर आप मेट्रो सिटीज और बड़ी सिटीज में ही काम करना चाहते हैं क्योंकि वहीं पे ज्यादातर इनकी रिक्वायरमेंट आपकी रहती है। ठीक है, वहीं पे पोस्टिंग्स भी मिलती है। नेक्स्ट इफ यू सी, देखिए नेक्स्ट क्या है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। नाम से ही पता चल रहा है कि डिफेंस के जो फाइनेंसेस है उनको देखने के लिए, तो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज को ये देखते हैं, बजटिंग, पेमेंट, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट। तो जैसा हमारा अकाउंट्स था इंडियन अकाउंट, तो उसी के पैरेलली ये यहाँ पे रहेगा। पेंशन वगैरह, पे स्ट्रक्चर क्या रहेगी डिफेंस पर्सनल की, ठीक है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इसको मैनेज करने के लिए आईडीएएस हमारी सर्विसेज होती है, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद इफ यू सी एट्थ
इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, जैसे कि आपने सुना होगा कैंटोनमेंट्स के बारे में हम सुनते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू आस्क देम कि जो आपके कैंटोनमेंट बोर्ड है वो किस टाइप की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी। प्री का आपका एक सवाल भी हो जाएगा साथ में। देखो, तो कैंटोनमेंट बोर्ड को, तो यहाँ पे जो भी म्यूनिसिपैलिटीज उनको मेंटेन करने के लिए पब्लिक हेल्थ एजुकेशन उसको मेंटेन करना, तो जो सिविल एरिया है उसको देखने के लिए सारा मैनेजमेंट, लैंड रिकॉर्ड्स का, लैंड एक्विजिशन, ये सारा का सारा, तो यहाँ पे कौन देखता है, आपका डिफेंस एस्टेट सर्विसेज। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो आपका कैंटोनमेंट एरिया में ही होती है। उनका जो सीईओ आप बोल सकते हैं, तो उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफेंस एस्टेट में आपको मिलती है। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखिए ये आईटी डिपार्टमेंट में रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में रहेगा। जनरली गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको जनता तक पहुंचाना, आपने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो देखा होगा, तो वो हमारा इनके अंदर आएगा, ठीक है। तो सारी डिसमिनेटिंग द पॉलिसीज इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक थ्रू वेरियस मीडियाज, ये प्रिंट मीडिया भी हो सकता है आपका, ऑडियो वीडियो जैसे भी फॉर्म में उनको पहुंचाना है, वो सारा का सारा। पब्लिक रिलेशन विद द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सोशल मीडिया आउटरीच, आजकल हमारा सोशल मीडिया भी चलता है, तो गवर्नमेंट का काइंड ऑफ समझ लो कि गवर्नमेंट का सोशल मीडिया मैनेज करने का काम आपको मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया में और उस तरीके से इंटरेस्टेड हैं तो ये भी आपके लिए रह सकता है। नेक्स्ट है आपका इंडियन पोस्टल सर्विसेज। तो ये मेनली पोस्टल मेल, क्योंकि हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है, अब क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स और इन सब में भी आ गया, तो वो सारे चीजों को देखने के लिए आपके पास रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट में ये रहेगा। पोस्टल में आपका पोस्टल सेविंग, इंश्योरेंस, अकाउंट्स, तो उसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस, ऑपरेशंस, ठीक है, और उसको मॉडर्नाइज करना, ये सारी चीजें इसी में ही आपका आएंगे। तो आप पोस्टल में काम करेंगे मेनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर। नेक्स्ट है इंडियन पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन, अकाउंट एंड फाइनेंस। तो मेन चीजें सारी वही रहेंगी पोस्ट के साथ, बट आप अकाउंटिंग, बजटिंग और ऑडिटिंग में आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। फाइनेंशियल, रेवेन्यू कैसा रहेगा, एक्सपेंडिचर, तो ये सारा का सारा काम इंडिया पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन का हमारी ये सर्विसेज देखती हैं। 12वीं सर्विसेज देखते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। अब नाम से ही पता चल रहा है रेलवे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये सर्विसेज रहेंगी। तो जैसे हमारा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज मेनली जैसे ट्रैफिक, जो हमारा ट्रैफिक ऑपरेशन, ठीक है, कमर्शियल फ्लाइट, ये सारा का सारा इनको देखता है। ट्रेन जो है उनका ऑपरेशन सही चल रहा है क्या, शेड्यूलिंग देखना, कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल को देखना, वो रेलवे मैनेजमेंट में आपका आएगा, ठीक है। टिकटिंग, फ्लाइट मार्केटिंग, पैसेंजर सर्विसेज, ठीक है, ये सारी चीजें, और रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन भी। तो रेलवे का मैनेजमेंट इनके अंडर आपका सारा का सारा रहता है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर देखिए रेलवे मैनेजमेंट पर्सनल। अभी ऊपर वाली जो है ये ट्रैफिक है, और फिर पर्सनल है। पर्सनल में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको देखने के लिए, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डायरेक्टली रहेगा। एचआर पॉलिसी, सर्विस रूल एंड रेगुलेशन, तो ये पर्सनल में आ जाएगा, ठीक है। तो सेम आईआर इंडियन रेलवेज में काम करेंगे, बट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंट्स। तो आईआरएमएस अकाउंट, तो यहाँ पे सेम बजटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉस्ट एनालिसिस, ऑडिटिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू द फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ द इंडियन रेलवेज, वो आप इसमें देखेंगे। तो ये इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। अब जैसे देखिए हमने आईपीएस देखा था, तो वैसा ही यहाँ पे रहता है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। तो जितना भी यहाँ पे देखो हमारा ये एक सिक्योरिटी फोर्स टाइप की सर्विसेज आपकी हो जाएगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यहाँ पे रेलवे प्रॉपर्टी है, पैसेंजर सेफ्टी है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन है, वो सारी चीजें रेलवेज में अगर है तो वो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेज में रहेगा, ठीक है। लोकल पुलिस के साथ भी अगर आपको कोऑर्डिनेट करना है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, तो क्योंकि इंडियन रेलवेज का तो अलग ही प्रोसेस चलता है, तो ये सारा इसी में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आईआरएस। देखो अब अगली जो हमने टॉप सर्विसेज देखी थी, तीन तो मैंने आपको बताई थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज। उसके बाद जो मेजर प्रेफरेंस स्टूडेंट की आती है दैट इज आईआरएस। आईआरएस में आपकी दो सर्विसेज प्रोमिनेंट रहती हैं, वन इज कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनकम टैक्स। तो ये ग्रुप ए सर्विसेज अगेन। तो आपका जो जीएसटी जो हम पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने का सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास रहता है। उसके अलावा क्योंकि कस्टम में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी देखेंगे, स्मगलिंग इसको प्रिवेंट करेंगे, टैक्स इवेजन, टैक्स लॉज जितने भी इनडायरेक्ट बने हुए हैं उनकी एनफोर्समेंट को देखना, वो आईआरएस के अंदर रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करना, और सीबीआईसी के अंडर काम करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो ये सीबीआईसी के अंदर रहता है। और अगली आपकी जो इनकम टैक्स है वो सीबीडीसी के अंडर रहता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में रहेगा। सेम चीज रेवेन्यू में, ये डायरेक्ट टैक्सेस में रहेगा। तो इनकम टैक्स ये भी ग्रुप ए है। तो इनकम टैक्स में कंप्लायंस, इवेजन, ये सारी चीजें, ऑडिटिंग, और आप सीवीडीटी में काम करेंगे। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का ही फर्क है, बाकी
सेम रेवेन्यू में ही रहेगा। तो ये 3 और 4 पे होता है नॉर्मली, तो ये टॉप 5 सर्विसेज में ये आपकी रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए 18th है इंडियन ट्रेड सर्विसेज, तो ये भी अगेन ग्रुप पे है। और ट्रेड सर्विसेज में जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि ट्रेड, इंडिया का जो ट्रेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रहती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वगैरह बनाना, ठीक है। तो वो इनके अंडर आएगा। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कैसे रेगुलेट करने हैं, और आप काम करते हैं DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर। बाहर देशों के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हमारे होते हैं, मान लो चाइना के साथ, यूएसए के साथ, तो अभी ट्रम्प कुछ कर रहा है, तो हमें किस तरीके से नेगोशिएट करना है, तो एक्सटर्नल ट्रेड का काम जो है इंडियन ट्रेड सर्विसेज को दिया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सर्विसेज में रहेगा। तो फॉरेन सर्विसेज के पैरेलली अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको भी फिल कर सकते हैं, दैट विल बी एंटायरली अप टू यू, ठीक है। अब देखिए अगला है 19th आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये हेडक्वार्टर में आप काम करते हैं, और इसमें जितने भी जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर है, तो उनका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप देखते हैं। पॉइंट इज दिस इज ग्रुप बी सर्विसेज, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्रेटरीट वर्किंग, ड्राफ्टिंग, नोटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, ये सारा का सारा काम करते हैं सिविलियन जो पर्सनल है आर्मी हेडक्वार्टर में, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में, उनसे आप डील करते हैं, ठीक है। तो ये 19th हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा और आती है 4 सर्विसेज अभी बची हुई हैं, जिसमें एक है डायनेक्स, डायनेप्स, पॉन्डिप्स एंड पॉन्डिक्स, ठीक है। तो डायनेक्स जो है ये है दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड सिविल सर्विसेज। अब देखो जो आईएएस होता है, आईएएस के पैरेलली यूटी में, इन यूटीज में अगर आपको आईएएस के पैरेलली जॉब मिलेगी तो वो मिलेगी ये, तो सिविल सर्विसेज, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉर यूटी। ये अगर आपको इन यूटीज में रहना है तो आप इनको भी डाल सकते हैं, बट अगेन ये चीज ध्यान रखिए ये ग्रुप बी सर्विसेज है। काम सारा सेम आईएएस जैसे ही, डेवलपमेंटल स्कीम, लॉ एंड ऑर्डर, कोऑर्डिनेटिंग, एसडीएम की तरह आप काम करते हैं, और डिप्टी कलेक्टर की तरह आप काम करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप बी में आता है, स्टेट सर्विसेज के पैरेलल आपका रहेगा। जैसे हरियाणा में एचसीएस है, एग्जीक्यूटिव एसडीएम आपकी पोस्ट लगती है, वैसे ही यूटी में रहेगी डेनिक्स। अब सेम डेनिप्स है आपको पुलिस सर्विसेज, आईपीएस जैसा ही रहेगा, बट हरियाणा में डीएसपी आप मान लो, ठीक है। तो यूटी में डीएसपी की जो पोस्ट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, लॉ एंड ऑर्डर की मेन यहाँ पे रहता है, क्राइम को देखना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इनके तहत आपकी आती हैं। सेम चीज अगर पौंडीचेरी में है, अगर आपको पौंडीचेरी रहना है, सेम काम मिलेगा, बट पौंडिक्स में तो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर या फिर एसडीएम की पोस्ट पे आपको मिल सकता है, तो ये सारी चीजें यहाँ रहेंगी, ठीक है। ब्लॉक लेवल यहाँ क्योंकि छोटा ही है पौंडीचेरी, तो उसके हिसाब से रहता है। ऐसे ही पौंडीचेरी में ट्रैफिक मैनेजमेंट, वीआईपी सिक्योरिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारा का सारा पौंडिक्स को दिया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली है सारे के सारे सर्विसेज की। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, डॉक्टर अमित अकेडमी की तरफ से नालंदा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 111 डीपीपी टेस्ट के साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीएससी और एचएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं 25 मई के लिए, तो दिस प्रोग्राम कैन हेल्प यू। डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं, और अभी कुछ सब्जेक्ट हो गए हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, नाउ वी आर ज्योग्राफी अभी चल रहा है, तो वो पुराने वाले जो टेस्ट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपको जैसे वीडियो डिस्कशन इसमें रहता है, प्री और मेंस दोनों के टेस्ट रहते हैं, मेंस के 2 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं, वो आपके चेक भी होते हैं, ठीक है। 4 महीने का प्रोग्राम है, और यूपीएससी पीसीएस पीवाईक्यू भी आपको इसमें सारे के सारे दिए जाते हैं। नए स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, आप अभी डॉक्टर अमित अकेडमी पे हैं, जिसपे यूट्यूब टेलीग्राम एप्लीकेशन के फॉर्म में हम स्टूडेंट्स को सर्व कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड एप्पल दोनों पे अवेलेबल है, और उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप किसी भी कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट, ठीक है। माय नेम इज डॉक्टर अमित, आई हैव डन एमबीबीएस and LLB and 3 times UPSC interview, 5 UPSC mains and qualified Haryana Civil Services of 2019, और 2 बार मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर भी हरियाणा गवर्नमेंट के साथ सर्व किया है। तो ये मेरे बारे में है। अभी करंटली आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एचसीएस, आरएस एंड वेरियस स्टेट एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पिछले 3 साल में 108 स्टूडेंट एचसीएस में हम हेल्प कर चुके हैं, इंक्लूडिंग रैंक 1 2022। तो ये है, बाकी स्टूडेंट्स के यहाँ पे एक्सपीरियंसेस शेयर हैं। चरखी दादरी में भी हमारा ऑफलाइन सेंटर है, तो आप ऑफलाइन भी अगर आके तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट टू अस। हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा उसको वी विल ट्राई टू हेल्प यू। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस पोस्ट का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है यूपीएससी में, और सारी की सारी पोस्ट मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ये हम भी नहीं देखते थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि भाई किसका क्या रोल है। शुरू के 4-5 भरे और उसके बाद अपना चल दिए। तो बाकी टॉप 5 जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की होती है, दैट इज आईएएस, आईएफएस, आईपीएस,
IRS कस्टम एंड IRS IT, उसके अलावा बाकी सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही रखते हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।